गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। और पिछले लेक्चर तक हमने ये पढ़ लिया था कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव को संसाधन के रूप में किस तरह से विकसित किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम मानव को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल का विकास करके हम मानव को मानव संसाधन बना सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का अर्थ हमने देखा था कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। उसके बाद में हमने जनसंख्या का आकार और वितरण देखा कि विश्व में भारत में जनसंख्या का कितना भाग है और जो है वो भूभाग भारत का कितना है और जनसंख्या भारत के अंदर कितना निवास करती है। उसके बाद में हमने अगले टॉपिक के अंदर किया था जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या होती है, कि एक वर्ष के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है जनसंख्या की वृद्धि की दर। वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण हैं। वैसे तो और बहुत से कारण हैं, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से इसके अंदर हम 3 प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से है एक तो जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा जो है वो क्या है, प्रवास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं और प्रवास किसे कहते हैं। तो जन्म दर का मतलब ये होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर भी वैसे ही है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। क्लियर। और ये जो जन्म दर और मृत्यु दर है, इस जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वही जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। कि 1980 में जब हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जन्म दर जो थी वो क्या थी, काफ़ी उच्च थी, और उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन इसकी जो वृद्धि की दर है यानी बढ़ने की जो गति है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है। और जब जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है या जन्म दर तेज़ी से बढ़ती है तो उसकी वजह से जनसंख्या की वृद्धि तेज़ी से होती है। और इसी वजह से जन्म दर में जब कमी आती है तो 1981 के बाद में धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि की दर में क्या आई, कमी आई। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है, वो कारण है प्रवास। प्रवास का मतलब है कि व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी यदि हमारे देश के अंदर एक गांव से कोई व्यक्ति दूसरे गांव चला जाता है तो इस तरह का जो प्रवास है वो प्रवास क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है, जो देश के अंदर अंदर ही होता है। भले वो एक गांव से दूसरे गांव हो, एक शहर से दूसरे शहर हो, भले एक राज्य से दूसरे राज्य में हो। लेकिन जब किसी दूसरे देशों से हमारे देश में आकर के नागरिक बस जाते हैं या हमारे देश के नागरिक किसी अन्य देशों में जाकर के बस जाते हैं तो इस तरह का जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उससे फ़र्क पड़ता है, आंतरिक प्रवास से फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर, आगे समझ में आपके। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वर्ग किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए एक, आप जो मैथ्स में करते हैं कि एक एक किलोमीटर का जो अगर हम वर्ग बनाएं और इस क्षेत्र के अंदर हम देखें कि कितने लोग निवास करते हैं, वो जो है वो उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मान लीजिए ये ए है और इसके अंदर 50 लोग निवास करते हैं एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम दूसरा उदाहरण लें, यदि इसी तरह से एक वर्ग किलोमीटर के अंदर ये जो बी है इसके अंदर जो है वो 100 लोग निवास कर रहे हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानी एक निश्चित क्षेत्र में जब लोगों के रहने की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो वो क्या कहलाता है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्लियर, आगे समझ में। यानी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है।
आगे सुनने क्लियर है आपके? प्रति इकाई प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब हम आंकड़े देखें तो 2011 की जो जनगणना है, उस 2011 की जनगणना के अंदर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राज्यों के आधार पे हम देखें तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार, जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व कितना था? 1102 व्यक्ति। यानी बिहार के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे? 1102। और सबसे कम जो है वो किसका था? अरुणाचल प्रदेश का, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति निवास कर रहे थे। अब राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अंदर कितना था? 2011 में था 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अंदर राजस्थान का 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 के अंदर जो था वो कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 2001 के अंदर जनसंख्या घनत्व कम था, लेकिन 2011 में जो था वो जनसंख्या घनत्व बढ़कर के कितना हो गया? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यदि हम राज्यों के आधार पे देखें तो राज्यों में जो प्रथम स्थान तो जो है वो राज्यों के अंदर जो है वो जिलों का अगर हम स्थान देखें तो जयपुर का जो था वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। क्लियर? और बाकी आप इसके अंदर जो है वो मैप के अंदर और हम क्लियर कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हो राजस्थान का जो मैप है, इस राजस्थान के मैप के अंदर आप ये देख रहे हो नीचे कलर्स जो दिखाए गए हैं कि 441 व्यक्ति या उससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले ज़िले कौन से हैं? तो इसके अंदर मुख्य रूप से ज़िला आता है कौन सा? जयपुर और दौसा और भरतपुर, जिसके अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 400 से भी ज़्यादा है। और इसी तरह से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं वो कौन से हैं? जिसमें 170 व्यक्ति से भी कम लोग निवास करते हैं। ये जो हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, चूरू, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व कम है। यानी यहाँ पे भूमि तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो कम है। और हमारा जो गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? लगभग 179 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका मैप के अंदर भी क्लियर हो गया। और बच्चों, राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? जयपुर का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनसंख्या घनत्व है, उन जनसंख्या घनत्व में आप देख रहे हो कि लगातार उत्तरोत्तर धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। और ये वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी है। और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीले हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा कम होती है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और जहाँ पे भूमि समतल है, वर्षा अच्छी होती है, मौसम अच्छा रहता है, मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। देखो, उत्तर के जो मैदानी भाग है और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ही अधिक है, क्योंकि वहाँ पे समतल मैदान है और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वर्षा भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होती है। जबकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम होता है। अब आगे है आपका टॉपिक जो है वो है जनसंख्या समस्या, जो कि इस बार आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। क्लियर? लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जनसंख्या समस्या क्या है। कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उससे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे भोजन की है, कपड़ा की है, आवास की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। ये सब चीज़ें, इन सब समस्याओं को जो था वो जन्म कौन देती है? जनसंख्या वृद्धि जो थे वो इन सब समस्याओं को जन्म देती है। इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी जैसी भी समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। और ये जो समस्याएं हैं ये सब जो है वो किसकी वजह से होती हैं? ये सब होती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। और इन सब के अंदर जन्म दर में जो धीमी गिरावट है वो जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। क्लियर? जन्म दर में धीमी गिरावट का मतलब कि जन्म दर जो है वो बहुत मंद गति से कम हो रही है।
ये बहुत तेज़ी से जन्म दर जो था वो कम होनी चाहिए, तभी हम जनसंख्या से उत्पन्न इन समस्याओं को दूर कर पाएँगे। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर की। बच्चों, किसी भी क्षेत्र के विकास के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और विकास कार्यों में अपना योगदान दे सकता है। और साक्षरता में यदि कमी है तो वो आर्थिक प्रगति में भी बाधक बनती है। 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ये माना जाता था कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो और वो किसी भी भाषा को समझ करके उसको समझ सकता हो, लिख पढ़ सकता हो, तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता था। और भारत की साक्षरता में जो था वो धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जो जनगणना हुई, उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता का प्रतिशत था वो था 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% थी। हमें यह ध्यान रखना है कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वो कितना था 74.04%। और इसी जनगणना के आधार पे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो कौन सा था, वो था केरल। कौन सा? केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य जो था वो कौन सा था, वो था बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला केरल और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार। और राजस्थान में 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर हैं। ठीक है। और राज्य की साक्षरता का दर जो है वो 67.07% है राजस्थान का। और इसमें पुरुष साक्षरता 80.51% और महिला साक्षरता 52.66% है। और राजस्थान के अंदर सबसे अधिक साक्षरता जो थी वो किसकी है, कोटा जिले की है, और सबसे कम साक्षरता जालौर जिले की है। और राज्य में साक्षरता के विकास के लिए, साक्षरता को आगे बढ़ाए रखने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे शिक्षा का प्रसार हो। जैसे साक्षरता अभियान है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, सतत साक्षरता कार्यक्रम है, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इत्यादि के कार्य जो किए जा रहे हैं वो सब किसके लिए किए जा रहे हैं, ताकि साक्षरता के स्तर को बढ़ाया जा सके। और अब तो जो है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और छात्राओं को निःशुल्क जो साइकिल वितरण वगैरह जो किया जाता है, ये सब किसके लिए किया जाता है, ताकि साक्षरता को बढ़ाया जा सके, देश में साक्षरता को आगे लाया जा सके। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या जो थी वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। यानी लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष में, देश या राज्य स्थान में पुरुष और स्त्री के बीच में अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना गया है कि किस आधार पे हम तय करें, तो 1000 पुरुषों पे तय कर लेते हैं कि कितने पुरुष हैं और कितनी उसके आधार पे महिलाएं हैं, वो ही उनका अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। अब है कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई उस जनगणना के आधार पे हमारे देश के अंदर जो था वो लिंगानुपात क्या था, तो हमारे देश का जो लिंगानुपात था वो था 940, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी, 940 थी। और इसके अंदर सबसे बेहतर लिंगानुपात किसका था, वो था केरल राज्य का, जिसमें लिंगानुपात के आधार पे 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी, 1084। और सबसे निम्न लिंगानुपात जो था वो किसका था, हरियाणा का, जिसके अंदर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 877 थी। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है, उस राजस्थान का लिंगानुपात है 926, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 926 महिलाएं हैं। क्लियर। और 2001 के अंदर ये जो लिंगानुपात था ये कितना था, 921 था, लेकिन 2011 के अंदर क्या है, इसमें सुधार हुआ है, जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो शहरी क्षेत्र हैं उसके अंदर लिंगानुपात अधिक रहा है। और लिंगानुपात में क्या है कि पुरुषों के पक्ष में रहने का मुख्य कारण क्या है,
भ्रूण हत्या की, और इसीलिए जो है वो सरकार जो है वो भ्रूण हत्या के ऊपर रोक लगा रही है, ताकि लड़कियों के जन्म ले सकें और उनको जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाया जा सके। और सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से हमारे देश का लिंग अनुपात भी धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। जो आपने पीछे आंकड़े भी देखे कि 2011 में जो 926 है, और 2001 के अंदर जो था वो कितनी थी, 921 था। तो ये जो सुधार जो हुआ है वो सुधार इस तरह के सरकार के प्रयासों की वजह से ही संभव हुआ है, और मानवों या लोगों में जागृति आने की वजह से ही ये सुधार संभव हुआ है। और राजस्थान में डूंगरपुर और राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां प्रति हजार पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में जहां 990 और राजसमंद में 988 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों के पीछे, यानी डूंगरपुर और राजसमंद जिले की स्थिति जो है वो लिंग अनुपात से काफ़ी बेहतर है। और राज्य में लिंग अनुपात में धौलपुर जिला जो है उसमें प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है, जो हमारे राजस्थान के जो लिंग अनुपात है उससे भी काफ़ी कम है। क्लियर। और उसके बाद में ये जो नगरीकरण है, नगरीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के क्षेत्रों की ओर पलायन। हालांकि ये टॉपिक भी आपका सिलेबस में से इस बार परीक्षा के लिए हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नगरीकरण जो होता है वो क्या कहलाता है, कि गांव से शहरों की तरफ पलायन जो है वो क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। और इसके प्रमुख कारण क्या है कि लोग रोजगार की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से और अपने निजी कार्यों की वजह से भी जो था वो गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जाते हैं, और शहरों में जाने की वजह से वहाँ पे भी अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, सभी को वहाँ पे रोजगार भी नहीं मिलता। ये सब चीज़ें आप देखते हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो था वो आपके ये जो पॉइंट हैं, राजस्थान की जनसंख्या नीति और जनसंख्या नीति जो है वो ये हटा दिए गए हैं इस बार की परीक्षा के लिए। तो इसका अध्ययन आपको इस सत्र में नहीं करना, आपको इस लेसन के जो मुख्य बिंदु हैं उनका अध्ययन करना है, और इन बिंदुओं के अतिरिक्त जो भी प्रश्नोत्तर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के वो आपको करने हैं। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से दोबारा संपर्क कर सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।